Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे डिसेंट वर्क के बारे में। देखिए गिग वर्कर्स के लिए कुछ अच्छी खबर आई है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इनके लिए एक मेजर कन्वेंशन लेके आई है, लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पीएसएलवी और जीएसएलवी से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। लगभग 96 मंथ इसको बनाने में अभी लगेंगे, बट कैबिनेट ने इसके पैसों को अप्रूव कर दिया है। देन यूएस ने अभी रिसेंटली 60+ इंटरनेशनल इनिशिएटिव से विड्रॉ किया। उसमें से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है वो भी एक है, तो वी गोना टॉक अबाउट दैट। लास्ट में गदगिल जी और कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। रिसेंटली जो गदगिल जी है ये हमारे बीच में नहीं रहे, दैट्स वाई ये रिपोर्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, बिकॉज वेस्टर्न घाट के ऊपर इनकी रिपोर्ट के ऊपर प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए अब बात करते हैं आज की पहले आर्टिकल की। तो गिग वर्कर्स क्या होते हैं? कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जिसको बेसिक जो सोशल सिक्योरिटी है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जोमैटो, रैपिडो या ओला, उबर जैसे एप्लीकेशंस देखते हैं, इनके ऊपर जो लोग काम करते हैं तो इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं मिला होता। ना तो इनका पीपीएफ कटता है, ना इनको ग्रेच्युटी मिलती है और ना ही इन्हें इंश्योरेंस मिलती है। तो इस वजह से डिसेंट वर्क को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन लेके आया, जहां पे गिग इकोनॉमी की मिसक्लासिफिकेशन को रोकना या ठीक करना इनका मेजर उद्देश्य है। एंड साथ के साथ ये जो ओपेक एल्गोरिदम बेस्ड मैनेजमेंट है इसको ठीक करने के ऊपर इन्होंने फोकस किया। तो सबसे पहले यहां पे क्या कहते हैं कि जो वर्कर्स मिसक्लासिफिकेशन है, तो आप ये मान के चलो कि कई बारी ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे ये जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को बाईपास किया जाता है ये गलत है। तो एक मिनिमम वेज, इंश्योरेंस और लीव के प्रावधान यहां पर इनके लिए भी होने चाहिए। देन एल्गोरिदम मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, एआई ड्रिवन होते हैं। तो यहां पे जॉब एलोकेशन पे इन सब में जो एल्गोरिदम है उसको आपको डीएक्टिवेट करना होगा एंड इसके लिए ह्यूमन ओवरसाइट बहुत जरूरी होगा। देन इनकम सिक्योरिटी की बात कीजिए तो ऑफन जो ये लोग होते हैं कई बारी राइड के लिए बहुत समय तक वेट करते हैं और वेटिंग और स्टैंड बाय टाइम इनका इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो जिससे इनकी एफिशिएंसी कम होती है एंड इनको कंपनसेशन कम मिलता है। तो इस वजह से यहां पर इनकम सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस करने की बात हुई है। देन डिजिटल सर्वेलेंस की बात कीजिए तो जैसे जो इंट्रूसिव मॉनिटरिंग होती है, जैसे बहुत ज़्यादा इनकी लोकेशंस वगैरह ट्रैक होती है, परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रिवेसी एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का ये मेजर कारण बनता है। मतलब प्रिवेसी का भी ब्रीच है एंड कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा इससे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि इसको भी थोड़ा कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। अब इस कन्वेंशन से फायदा क्या होगा? देखिए एक हार्मनी हम बिल्ड करेंगे लोकेशन बेस्ड या ऑनलाइन और रिमोट प्लेटफॉर्म पे वर्क करने वाले लोगों के लिए। लोकेशन बेस्ड जैसे डिलीवरी या कोई भी राइडर होता है वो, एंड कोडिंग या लाइक वीडियो एडिटर्स वगैरह कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं, तो उनको भी यहां पर इससे बेनिफिट होगा। ह्यूमन सेंट्रिक एआई की बात की गई है कि अल्टीमेट डिसीजन जो रिव्यू करने का होगा वो लोगों के पास होना चाहिए। एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग की भी यहां पे बात की गई है कि ऑर्गेनाइजेशन से ये नेगोशिएट कर सके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन। तो कहा जाता है इंडिया के अंदर गिग वर्कर्स के लिए, जो ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, इनके लिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हम लेके आए थे और इसमें यह कहा गया था कि जो प्लेटफॉर्म्स है इनको 1 से 2% इनके टर्नओवर का इनके वेलफेयर के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए फंड में डिपॉजिट कराना होगा। और इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी ई श्रम पोर्टल हम लेके आए थे। स्टेट लेवल पे भी प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट लेके आई थी आपकी राजस्थान गवर्नमेंट, बट ओवरऑल अभी जरूरत है कि हम इकोनॉमी में और ज्यादा फॉर्मलाइजेशन लेके आ सके ताकि सोशल सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर सके। एल्गोरिथम के अंदर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, जिससे किसी के साथ भी किसी भी तरह का, आप ये कह सकते हो कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके पीछे का लॉजिक और ऑटोमेशन के पीछे जो जैसे रेटिंग वगैरह होती है उसके पीछे क्या लॉजिक होता है उसको हम समझ सकें। एंड मोर ओवर यहाँ पे बेनिफिट पोर्टेबल होने चाहिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे गए तो आपके बेनिफिट भी ट्रांसफर हो जाए। तो ये एक एक्सरसाइज है आपके लिए, ये मेन बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है एंड इससे रिलेटेड ये आपका मेंस का एक क्वेश्चन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड आर्टिकल।
अब इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इसरो के नेक्स्ट बिग चैलेंज के बारे में। देखिए, ये तो अभी तक आप सभी जानते हैं कि जितनी भी हमारी हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो आज भी हम खुद से लॉन्च नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की जो कैपेबिलिटी है वो 4 टन तक की है। तो इस वजह से इससे हैवी कोई भी सैटेलाइट होती है तो हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी हमारे बहुत सारे मिशन आ रहे हैं, जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, लूनर लैंडिंग के ऊपर हमारा फोकस है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आने वाले समय में हम एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को बिल्ड करें, जिसे हम प्रोजेक्ट सूर्या के नाम से जानेंगे। एंड ये 8,000 करोड़ कैबिनेट ने अभी इसके लिए अप्रूव किए। तो ये पार्शियली रीयूजेबल होगा, यानी फर्स्ट स्टेज इसकी रीयूजेबल होगी, बट इसमें कोई भी सॉलिड फ्यूल को यूज नहीं किया जा रहा है। इसमें सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक इंजन को ही यूज किया जाएगा। सेमी क्रायोजेनिक का मतलब यह है कि इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन जैसी गैस मतलब तेल को यहां पर यूज किया जा सकता है, या मिथेन जैसी गैस को भी यहां पे यूज किया जा सकता है। उसके अलावा क्रायोजेनिक CE-20 को भी यहां पर अभी कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसमें जो पेलोड कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 3 टाइम इंक्रीज होगी, बट कॉस्ट जो है इसकी 1.5 टाइम रिड्यूस करने के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अब यहां पे पहली और दूसरी स्टेज जैसा मैंने आपको कहा कि क्रायोजेनिक रहेगी, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन एंड रिफाइंड केरोसिन या मिथेन को यूज किया जाएगा। उसके अलावा थर्ड स्टेज में अभी भी हम क्रायोजेनिक इंजन को ही यूज करेंगे। इसमें वर्टिकल लॉन्च और वर्टिकल लैंडिंग रहेगी, जैसे फाल्कन में आपको देखने को मिलती है। तो सिमिलर टाइप की लैंडिंग रहेगी, जिसको 15 से 20 टाइम आप इसके बेस को बार बार यूज कर पाओगे। ये 30 टन तक की सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में यूज मतलब डिप्लॉय कर पाएगा, एंड जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में लगभग 10 टन तक की सैटेलाइट को प्लेस कर पाएगा। तो मिथेनॉक्स जो है लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिथेन, एंड केरोसिनॉक्स जो है ये आपके केरोसिन के साथ ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। एंड कहा जा रहा है कि भैया लगभग 8 साल इसको बनाने में लग जाएंगे, एंड इसके 3 लॉन्च फेजेस होंगे, D1, D2, D3। इन टेस्ट के बाद इनकी इंडक्शन को बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका लाइक एक एक्सरसाइज है, एंड देन PYQ इससे रिलेटेड एंड मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस ने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया है। तो कहते हैं कि भी लगभग 60 प्लस जो आपकी इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटीज या एंटिटीज हैं, इनसे यूएस अब बाहर आ चुका है। अब यूएस क्यों इससे बाहर आया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, तो रियो अर्थ समिट 1992 से ये निकल के आई थी, और इसमें 2 टाइप की कंट्रीज होती है, एक NX1 कंट्री और एक नॉन NX कंट्री। तो NX1 जो कंट्री होती है डेवलप्ड नेशन होती है, एंड नॉन NX कंट्री आपकी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो यहां पे कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, जहां पे कहा जाता है कि भाई डेवलप कंट्रीज क्योंकि इन्होंने इनिशियली ज्यादा कार्बन एमिशन किया है, तो इनको यहां पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए 1997 में, तो ये NX1 कंट्रीज के ऊपर लीगली बाइंडिंग कुछ टारगेट्स थे, बट यूएस ने कभी उसको भी रेटिफाई नहीं किया था। एंड पेरिस एग्रीमेंट में भी बार बार आना जाना यूएस का लगा ही रहा। तो 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है, ये बॉटम अप अप्रोच के साथ आता है, जहां पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के थ्रू हर कंट्री अपने अकॉर्डिंगली कुछ टारगेट्स लेती है कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करेगी। तो इसमें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ये आपकी कॉप जो है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एंड CMA ये है, ये आपकी गवर्निंग बॉडी है। वैसे ये जो जितनी भी डिस्कशन होती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली होती है। वैसे ये पैनल 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिलकर बनाया था। फाइनेंसेस इसके 2 तरीके से आते हैं, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है जो कि UNCBD, UNCCD जैसे कन्वेंशन को फंड करता है, एंड मल्टीपल और कन्वेंशंस को, एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये डेडिकेट है आपके पेरिस एग्रीमेंट के लिए। तो ऐसे ही इंडिया का भी एक अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि गुड़गांव में जिसका आपका हेडक्वार्टर है। एंड यहां पे आपको याद रखना है कि पहला ऐसा ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था जो कि भारत में जिसका हेडक्वार्टर था। तो यहां पे इससे रिलेटेड ये आपका एक एक्सरसाइज है, एक PYQ है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट।
गदगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंजन कमेटी। तो माधव गदगिल जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, बट इनका काम वाकई में एक बहुत काबिल तारीफ था। अब जब हम बात कर रहे हैं इनकी, तो इनके बारे में आप ये समझिए कि ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहे जाते हैं इंडिया के अंदर। इन्होंने सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस को बिल्ड किया था ऐसे बेंगलुरु के अंदर 1982 में। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था मैप प्रोग्राम के अंडर, इसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वैसे वेस्टर्न घाट इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट पैनल जो था 2011 का, इसके अंदर इन्होंने की रिकमेंडेशन दी थी। इन रिकमेंडेशन में इन्होंने कहा था कि वेस्टर्न घाट को आपको 3 जोन के अंदर डिवाइड करना चाहिए एंड इसमें पहले और दूसरे जोन के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रॉपर रेगुलेट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तभी आप इन एरियाज को बचा सकते हो। अदरवाइज वायनाड जैसी घटनाएं बार बार आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इकोसेंट्रिक यानी इन्वायरमेंट को ज्यादा और डेवलपमेंट को कम इन्होंने तवज्जो दी थी। इन्होंने लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर ईस्टर्न जो इंटायर वेस्टर्न घाट है इसको कंजर्व करने की बात की थी। जबकि कस्तूरी रंजन जो कमेटी थी इसमें एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच थी, जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी एंड 60,000 एरिया को इन्होंने स्क्वायर एरिया को प्रिजर्व करने की बात की थी। इन्होंने लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की बात की थी माधव गदगिल जी ने, वेयर एज कस्तूरी रंजन कमेटी ने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एम्पावर करने की बात की थी। तो यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच में ग्राम सभा को मेजर एक रोल दिया गया था, बट दूसरी तरफ यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच थी जहां पर रिमोट सेंसिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। तो यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको याद रखना है कि देखो जो कस्तूरी रंजन कमेटी थी, इन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ये कहा था कि 30% रूल को आप फॉलो करो कि इवन लीन पीरियड में भी आप 30% इकोलॉजिकल फ्लो को अलाउ करते हो। वैसे ये जो पूरा एरिया है सेक्शन 3 आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो इको सेंसिटिव जोन आते हैं उसके थ्रू रेगुलेटेड है। वैसे अगर हम बात करें तो ओवरऑल इस एरिया में आपको काफी सारे क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे अगस्त्यमलई, नीलगिरी एंड अन्नामलई जैसे एरिया, जो कि इवन यूनेस्को के लिए भी कहा जाता है कि यूनेस्को भी ये कहता है कि ये आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ये आपका एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।